नैनीताल के हल्द्वानी शहर में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी के साथ साथ विकास और संसाधनों पर दबाव भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि, शहर के विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आइए सुनते हैं मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा। हल्द्वानी की करेंगे। जो शहर में बढ़ती मुस्लिम आबादी लगातार स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। लगातार ये जनसंख्या नियंत्रण की मांग भी जो है वो उत्तराखंड में उठती जा रही है। खुद हल्द्वानी से मेयर गजराज सिंह बिष्ट भी जो है वो लगातार ही सवाल उठाते हैं बढ़ती जनसंख्या पर और चिंता भी लगातार जताते हैं। क्योंकि फायर ब्रांड की अगर हम बात करें हिंदुत्व की, तो कुमाऊं में एक आपका बड़ा चेहरा है। राजनीति में हमेशा हिंदुओं को बचाने के लिए आप आगे खड़े रहते हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप नगर निगम के मेयर है, हल्द्वानी में बढ़ती जनसंख्या जो है वो लगातार मुस्लिमों की बढ़ती जा रही है। मैं लगभग 1993 की बात है और हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में मैंने 300 छात्राओं को त्रिशूल बांटे थे और मैंने उस वक्त कहा था कि देश में लव जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस वक्त लोगों ने उसे बहुत और मैं समझता हूं कि लाइटली लिया और अब धीरे धीरे वो जो जड़ें उनकी अब मजबूत होते रहे, तो अब इधर आप इतने कार्य देख रहे हैं कि किस प्रकार अब वो लगातार पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब भी होता है कि कभी कभी कि हम लोग जिस बात को मैं 93 में कह रहा हूँ उसको अब हम समझने लगे। तो निश्चित रूप से एक मिशन बनाकर कुछ लोग इस देश के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं। और मेरा रिकॉर्ड है कि हल्द्वानी में लगभग 137 बालिकाएं ऐसी थी जिनको विधर्मी लेकर गए, फिर जिन्हें मैं लेकर भी आया और अपनी जान की बाजी लगाकर मैंने उनको वो किया है और सौभाग्य रहा कि मैं उनके काम आया। नगर निगम के आप मेयर है। अगर मैं पहली बार की बात करता हूँ, जब हल्द्वानी के पहले नगर निगम के चुनाव होते तब मुस्लिम जनसंख्या कितनी थी और अब जो हाल ही में चुनाव हुए हैं कितना डिफरेंस इन दोनों में देखते हैं? मुस्लिम जनसंख्या में तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 4-5 हजार की बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे चुनाव में देखने को मिला कि जो उनका विरोध था, उसे मुझे कहने में संकोच नहीं, जो उनका विरोध था वो मुझे लगा कि इस बार नफरत में बदल गया था। क्योंकि मैं कई वर्षों से इस शहर के अंदर चुनाव देख रहा हूँ, कई मैंने चुनाव लड़ाए भी हैं, कई लड़े भी हैं। इस बार उन्होंने क्या किया कि एक साजिश रची और सुनियोजित ढंग से अपने जो कैंडिडेट थे उम्मीदवार उनको बैठाकर कांग्रेस को वोटिंग की मुझे हराने के लिए। तो इसका सीधा सिद्धार्थ विरोध नहीं, नफरत उनके अंदर मेरे प्रति थी या हमारी पार्टी, जो भी आप कहें उसको। हाँ, इस बार एक परिवर्तन बहुत बड़ा मुझे देखने को मिला वोटिंग में भी। एक पहला परिवर्तन तो ये रहा। दूसरा परिवर्तन, हर बार वो लोग लगभग 70% के आसपास वोट करते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि मैं 1993 में इस काम को कर चुका था और मैं कह चुका था कि लव जिहाद बढ़ रहा है देश के अंदर, उनके दिमाग में ये चीजें थी कि ये हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं के साथ खड़ा रहता है, हिंदुओं के हर चीज में आगे रहता है। तो वो 70% से बढ़कर उनका इस बार 83% वोटिंग का मत प्रतिशत चला गया। यानी इतनी नफरत के साथ उन्होंने इस बार नियोजित तरीके से और एक साजिश करके चुनाव में हिस्सा लिया। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी में लगातार ही मुस्लिम आबादी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका श्रेय सीधा सीधा कांग्रेस को भी जाता हुआ दिखता है और लगातार ये सीट से कांग्रेस की विजय। क्या लगता है आपको, कांग्रेस कहीं ना कहीं इनको संरक्षण नहीं दे रही? देखिए, अभी धामी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सख्ती के साथ और बड़ी सफलतापूर्वक हल्द्वानी शहर का पक्ष रखा गया और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें एक ठीक और सटीक निर्णय हल्द्वानी शहर के पक्ष में हुआ है। निश्चित रूप से अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस की जो नेता रही हैं इस शहर की, उन्होंने इसको अपने वोट बैंक के रूप में यहाँ पर बसाने का काम किया, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल में इस काम को करती है। उन्होंने इस काम को हल्द्वानी
रही है। लगातार ही जनसंख्या नियंत्रण की मांग भी जो है वो उत्तराखंड में उठती जा रही है। खुद हल्द्वानी से मेयर गजराज सिंह बिष्ट भी जो है वो लगातार ही सवाल उठाते हैं बढ़ती जनसंख्या पर और चिंता भी लगातार जताते हैं, क्योंकि फायर ब्रांड की अगर हम बात करें हिंदुत्व की, तो कुमाऊं में एक आपका बड़ा चेहरा है। राजनीति में हमेशा हिंदुओं को बचाने के लिए आप जो है आगे खड़े रहते हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप नगर निगम के मेयर है, हल्द्वानी में बढ़ती जनसंख्या जो है वो लगातार मुस्लिमों की बढ़ती जा रही है। मैं लगभग 1993 की बात है और हल्द्वानी के रामला ग्राउंड में मैंने 300 छात्राओं को त्रिशूल बांटे थे और मैंने उस वक्त कहा था कि देश में लव जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस वक्त लोगों ने उसे बहुत मैं समझता हूं कि लाइटली लिया और अब धीरे धीरे वो जो जड़ें उनकी अब मजबूत होते रहे, तो अब इधर आप इतने कार्य देख रहे हैं कि किस प्रकार अब वो लगातार पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब भी होता है कि कभी कभी कि हम लोग जिस बात को मैं 93 में कह रहा हूं उसको अब हम समझने लगे। तो निश्चित रूप से एक मिशन बनाकर कुछ लोग इस देश के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं। और मेरा रिकॉर्ड है कि हल्द्वानी में लगभग 137 बालिकाएं ऐसी थी जिनको विधर्मी लेकर गए थे, जिन्हें मैं लेकर भी आया और अपनी जान की बाजी लगाकर मैंने उनको वो किया है और सौभाग्य रहा कि मैं उनके काम आया। नगर निगम के आप मेयर है, अगर मैं पहली बार की बात करता हूँ, जब हल्द्वानी के पहले नगर निगम के चुनाव होते तब मुस्लिम जनसंख्या कितनी थी और अब जो हाल ही में चुनाव हुए हैं कितना डिफरेंस इन दोनों में देखते हैं? मुस्लिम जनसंख्या में तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 4-5 हजार की बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे चुनाव में देखने को मिला कि जो उनका विरोध था, उसे मुझे कहने में संकोच नहीं, जो उनका विरोध था वो मुझे लगा कि इस बार नफरत में बदल गया था। क्योंकि मैं कई वर्षों से इस शहर के अंदर चुनाव देख रहा हूं, कई मैंने चुनाव लड़ाए भी हैं, कई लड़े भी हैं। इस बार उन्होंने क्या किया कि एक साजिश रची और सुनियोजित ढंग से अपने जो कैंडिडेट थे उम्मीदवार उनको बैठाकर कांग्रेस को वोटिंग की मुझे हराने के लिए। तो इसका सीधा सीधा अर्थ विरोध नहीं, नफरत उनके अंदर मेरे प्रति थी या हमारी पार्टी, जो भी आप कहें उसको। हाँ, इस बार एक परिवर्तन बहुत बड़ा मुझे देखने को मिला वोटिंग में भी। एक पहला परिवर्तन तो ये रहा। दूसरा परिवर्तन, हर बार वो लोग लगभग 70% के आसपास वोट करते थे, लेकिन मुझे क्योंकि मैं 1993 में इस काम को कर चुका था और मैं कह चुका था कि लव जिहाद बढ़ रहा है देश के अंदर, उनके दिमाग में ये चीजें थी कि ये हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं के साथ खड़ा रहता है, हिंदुओं के हर चीज में आगे रहता है। तो वो 70% से बढ़कर उनका इस बार 83% वोटिंग का मत प्रतिशत चला गया। यानी इतनी नफरत के साथ उन्होंने इस बार नियोजित तरीके से और एक साजिश करके चुनाव में हिस्सा लिया। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी में लगातार ही मुस्लिम आबादी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका श्रेय सीधा सीधा कांग्रेस को भी जाता हुआ दिखता है और लगातार ये सीट से कांग्रेस की विजय। क्या लगता है आपको, कांग्रेस कहीं ना कहीं इनको संरक्षण नहीं दे रही? देखिए, अभी धामी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सख्ती के साथ और बड़ी सफलतापूर्वक हल्द्वानी शहर का पक्ष रखा गया और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें एक ठीक और सटीक निर्णय हल्द्वानी शहर के पक्ष में हुआ है। निश्चित रूप से अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस की जो नेता रही हैं इस शहर की, उन्होंने इसको अपने वोट बैंक के रूप में यहां पर बसाने का काम किया, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल में इस काम को करती है, उन्होंने इस काम को हल्द्वानी शहर में किया। तो क्या बंगाल की रणनीति, ममता की रणनीति अब उत्तराखंड की हल्द्वानी में भी चलने लगी है? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार वहां उन लोगों को वोटर बनाकर, फर्जी वोटर बनाकर वहां रखा गया, इसी प्रकार कांग्रेस के लोगों ने भी हल्द्वानी में बहुत सारे लोगों को वोटर बना के रखा। अभी मैं जब से मेयर बना तो 1 वर्ष के अंदर मैंने एक यहाँ पर बोर्ड में एक निर्णय लिया कि जो शहर में आएंगे, जो बाहर के लोग, इस प्रदेश के बाहर के लोग हैं, शहर में आएंगे, वो काम करने आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उनको 2-3 चीजें हमको देनी पड़ेगी। अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, अपना आइडेंटिटी उनको देनी पड़ेगी, वो कौन लोग हैं, और उनको जो स्थानीय थाना है उस प्रदेश में उनका, वहां से लिखवा कर लाना पड़ेगा कि वो क्रिमिनल नहीं है। तो आप देखेंगे, आप गांव में जाइए, इधर देखिए,
तो जो यहाँ कबाड़ वाले ये वाले जो गांव में घूमते रहते थे, हर आधे घंटे में आदमी दिखाई देता, उसमें लगभग 60 से 70% की कमी आ गई है। तो इसका क्या अर्थ है कि लगभग 50 से 60% क्रिमिनल लोग जो वहां क्राइम करते थे हल्द्वानी आ रहे थे। तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सत्यापन का काम प्रारंभ किया है उत्तराखंड के अंदर, और हल्द्वानी नगर निगम में तो मेरे बनने के 1 महीने बाद ही हमने इस काम को प्रारंभ कर दिया था। उत्तर प्रदेश में तो ये हो रहा है कि अगर योगी डंडा चलाए तो उत्तराखंड में भाग आके अपने यहाँ पे आशियाना बना लो। हाँ, इसमें मुझे हंसी भी आती है। महाराज जब से उत्तर प्रदेश में सीएम बने हैं तो तब से क्रिमिनलों का आना हल्द्वानी में ज्यादा हो गया, वहां डर के मारे वो हल्द्वानी में आ जा रहे हैं। लेकिन इधर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ भी डंडा चलाया जा रहा है, और काल नेमी या इस प्रकार के अन्य कई कार्यक्रम योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है। उससे इतना जरूर फर्क पड़ रहा है कि हल्द्वानी के अंदर भी या जो अन्य शहर, अब मैं तो यहाँ का मेयर हूँ, यहाँ की बात करूंगा, अब उनके आने की तादाद कुछ कम हुई है और निश्चित रूप से जनसंख्या भी लगातार मुस्लिमों की जो है बढ़ती जा रही है। वनभूलपुरा में हमने देखी थी हिंसा जो है वो कश्मीर उन्होंने याद दिला दिया था। देखिए, जनसंख्या में तो अगर मैं तो केंद्र सरकार से भी प्रदेश सरकार से भी निवेदन करता हूँ, यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ पा रहा है जल्दी से, इतना अवश्य करें कि जिस प्रकार हम लोगों को उन्होंने कहा है कि भाई 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो आप मेयर नहीं लड़ पाएंगे, 2 बच्चों से ज्यादा होंगे तो ऐसा नहीं होगा, 2 बच्चों से ज्यादा होंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार को ये जरूर करना चाहिए कि अगर 2 बच्चों से ज्यादा किसी की फैमिली हो, मैं कह रहा हूँ केवल उनके लिए नहीं, पूरे देश में लागू करना चाहिए कि जिनकी 2 बच्चों से ज्यादा फैमिली है उनको भी जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन बच्चों को नहीं मिलेगा। यानी कि 4 बेबी 44 बच्चों वालों को नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि चाहे हिंदू भी है वो, उसको भी नहीं मिलेगा। जब सरकार कहती है कि भाई हम जनसंख्या नियंत्रण हम करना चाहते हैं और अब ये कहा कि 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं, तो सरकार ने जब कहा है तो निश्चित रूप से उसके बाद अगर कोई उसका उल्लंघन करता है उस कानून का, तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन कौन कर रहा है आपको भी पता है। 4 बेगम रखी हैं, 20-20, 30-30 बच्चे हैं। तो हम कहते हैं कि सरकार को ये नियम जरूर लागू करना चाहिए कि 2 बच्चों से जिनके ज्यादा बच्चे तो उनको सरकारी, फिर चाहे वो राशन हो या किसी प्रकार की योजना हो, उसका लाभ फिर उस प्रकार को नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो और यूं ही मुस्लिम आबादी जो है लगातार बढ़ती जाए तो क्या आने वाले समय के लिए चिंताजनक हो जाएगी देवभूमि के लिए? निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। मैं आपको घटना बताता हूँ हल्द्वानी की। हल्द्वानी के पास में, वो मेरा नेशनल टीवी में चला भी था, हल्द्वानी के पास में एक चौसला गांव है, उसमें लगभग 68 परिवारों ने जमीन खरीदी और वो सब के सब एक ही विशेष वर्ग की थे। अब हमने जब वहां जांच पड़ताल की तो पता चला किसी ने 500 फीट खरीद रखी है, किसी ने 100 फीट खरीद रखी है, किसी ने 600 फीट, किसी ने 700 फीट, किसी ने 800 फीट, और पता चला वो सरकारी जमीन है। यानी जहां जैसे अगर कोई बनबुलपुरा आता है या शहर में आता है तो हम ये मानते हैं वो ठेला लगाएगा, फल बेचेगा, मोमो बेचेगा, चाउमीन का ठेला लगा लेगा, उसकी रोजी रोटी चलेगी। इस शहर से 12 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर उन जमीनों को खरीदने का क्या कारण है? हमने सरकार को ज्ञापन भी दिया, सारी चीजें की, हम डीएम के पास भी गए, कमिश्नर के पास भी गए, हमने बहुत ताकत से उस लड़ाई को लड़ा है। अब वो थोड़ा पेंडिंग हुआ है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो पूरा उसका निर्णय कोई हो पाया है। इसी प्रकार 2 साल पहले धारी एक जगह पड़ती है, यहाँ से लगभग मुझे लगता है 50 किलोमीटर आगे है, पहाड़ के अंदर 60 नाली जमीन पर 500 फीट, 300 फीट, 700 फीट एक विशेष वर्ग के लोगों ने जमीन खरीदी, प्राप्त की, 3-4 उसमें रजिस्ट्री भी। फिर मैं वहां गया और आपको बता रहा हूँ, मुझे थ्रेट भी आया यूएई से कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से बात करना, तो हमने उसकी रिपोर्ट भी लिखाई। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आखिर आप वहां क्या करने जा रहे हैं? वहां कोई आप धंधा नहीं कर सकते, आप कोई वहां बिजनेस नहीं कर सकते, आखिर आप वहां करेंगे क्या? तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इस बात को लेने से पहले जरूर पूछना चाहिए। अगर कोई पिथौरागढ़ का आदमी आके जंगल के अंदर लेता है, वो रिटायर हुआ है, फौज से आया है, तो मैं मानता हूं कि उसको आप हल्द्वानी में बसना चाहता है, सस्ती जमीन लेना चाहता है। लेकिन जिन लोगों का कोई धंधा ही नहीं है, कोई आर्थिक योजना ही नहीं है, वो आखिर जंगल के अंदर क्यों ले? तो इसका सीधा सीधा अर्थ आप समझ सकते हैं कि हल्द्वानी को पूरी चारों तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। और हम तो, मैं कहता भी हूँ इस बात को, कई बार फिर मुझे प्रशासन भी रोकता है। मैं निश्चित रूप से हल्द्वानी बारूद के ढेर पर बैठी है। अभी 8 फरवरी 2024 का दिन, यदि आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे, हल्द्वानी के लिए सबसे बड़ा और काला दिन था।
जिस प्रकार वहां दंगे हुए, जिस प्रकार प्रशासन वहां कब्जा करने गया, जिस प्रकार वहां हटाने गए, तो लोगों ने वहां, और केवल आम जनता नहीं, पुलिस वाले और पुलिस वालियों को, जो महिला पुलिसकर्मी थे, उनको तब पीटा गया। मैंने अभी कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का भी जब ये फैसला आया, तो मैंने सरकार को भी कहा है, डीएम को भी कहा है, मैंने महोदय, जो लोग 8 फरवरी 2024 को दंगे में शामिल थे, अभी क्योंकि सत्यापन चल रहा है कि कोई किनको अटल बिहार आवास मिलेगा, किनको कौन सी योजना से घर मिलेंगे, वो सबका सत्यापन चल रहा है। मैंने सरकार से निवेदन किया है, और नम्र निवेदन का, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन किया, इस हल्द्वानी को बचाने के लिए निवेदन किया है कि जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन पर अलग से चर्चा होनी ही चाहिए। नहीं, ये भी तो इसमें सही नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहीं कहीं गलत भी लगता है, क्योंकि दूर से लोग आके उत्तराखंड बसे, उन्हें उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट भी दिए, कहां से पात्र हो गए? वही पात्रता की अभी उसकी वो चल रही है, सत्यापन चल रहा कि कौन पात्र होगा, कोई नहीं होगा। मैंने कहा अगर पात्र भी है 8 फरवरी 2024 वाले, उस पर भी सरकार को अलग से सोचना चाहिए, ये कहां से आए, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं। और ऐसे लोगों को, मैं तो इसको लोग गलत भी समझता है, मैं नहीं चाहता कि वो हल्द्वानी में रहे, क्योंकि हल्द्वानी बड़ा, मैं यहाँ बचपन मेरा यहीं बीता, मैं पैदा यहीं हुआ हूँ। मैंने 8 फरवरी 2024 का जैसा दिन इन 58 सालों में कभी नहीं देखा है, लेकिन ऐसे लोगों को हल्द्वानी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मैंने सरकार को कहा है, कल मुख्यमंत्री जी भी थे, उनके सामने मैंने इस बात को, बल्कि आप वहां रहे होंगे तो मैंने इस बात को अपने भाषण में भी कहा है, और मैं इससे कोई संकोच भी नहीं कर रहा हूँ, गुरेज भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को हल्द्वानी में रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। चलिए, जनसंख्या पे भी काफी ज्यादा बातें हो गई, हल्द्वानी के आप मेयर भी हैं, तो हल्द्वानी का विकास किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपके पद संभालने के बाद सूरत जो है वो बहुत ज्यादा बदली हुई नजर आ रही है हल्द्वानी की। निश्चित रूप से मैं जब चुनाव लड़ रहा था, तो मैं 3 शब्द मैंने कहे थे लोगों के बीच में। मैंने कहा था कि हल्द्वानी सुरक्षित होनी चाहिए, हल्द्वानी खूबसूरत होनी चाहिए, सुंदर बननी चाहिए, और हल्द्वानी विकसित होनी चाहिए। और मैं आज तक उन्हीं 3 शब्दों पर काम कर रहा हूँ। खूबसूरती के लिए आप देखेंगे तो मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हल्द्वानी में सफाई बहुत हद तक ठीक हुई है। इसी प्रकार हल्द्वानी में आप सड़कों को देखेंगे, चौड़ीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी ये जो नैनीताल रोड है, अगर आप 1 साल बाद आएंगे तो आपको और चौड़ी और सुव्यवस्थित मिलेगी और खूबसूरत मिलेगी। ये जो कालोडुंगी रोड है, ये भी आपको सुव्यवस्थित और खूबसूरत मिलेगी। इसी प्रकार माननीय धामी जी ने हमको लगभग 17 पार्कों का पैसा दिया है, जहाँ जहाँ जिन जिन वार्डों में पार्क थे उनको हमने बनाने का काम किया है। इसी प्रकार हमने रोजगार के क्षेत्र में भी बैणी सेना और दगड़ू सेना का हमने गठन किया, जिससे कि हम काम लेते हैं, और लगभग 350-400 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं। हमें स्कॉच अवार्ड से भी हमें नवाजा गया है हल्द्वानी नगर निगम को। इसी प्रकार एक हमने बहुत नई पहल की है हल्द्वानी शहर में, कि जिन लोगों के पास अपनी जमीनें हैं, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, और वो खाली पड़ी हुई है, उस पर हमने कहा है कि हमने उनको कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए परमिशन दी है। तो आप हल्द्वानी में अगर आप घूमेंगे तो आपको जगह जगह पर, जैसे बॉम्बे में चौपाटी, इसी प्रकार की यहाँ नजर आएंगे अब पिछले 2 महीने के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि लगभग इन 2 महीनों में 8 या 9 चौपाटियाँ इस प्रकार की खुल चुकी हैं, जो चाट के ठेले वगैरह। इसलिए आप देखेंगे शाम को अगर आप नैनीताल रोड में जाएंगे तो आपको बहुत कम ठेले अब नैनीताल रोड में नजर आएंगे। उससे हमें 3-4 लाभ हुए। एक तो नैनीताल रोड के ठेले कम हो गए, दूसरा जिन प्लॉटों में गंदगी पड़ी रहती थी वो साफ हो गए, तीसरा जो मालिक है वहां उसको कुछ ना कुछ अर्निंग हो गई, चौथा जो सबसे बड़ा लाभ है मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर। और ये ठेले का मतलब वो ठेले नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठेले का मतलब स्टैंडर्ड ठेले हैं, और जो पढ़े लिखे PhD, MSc, BSc जो पढ़े लिखे लड़के वो इस काम में कूद रहे हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 2 महीने में 300-400 यहाँ के युवाओं ने अपना अपना काम प्रारंभ किया है, यानी रोजगार की दिशा में भी हम आगे बढ़े। तो इन 3-4 चीजों का लाभ और हम सबको देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक हमने नया नवाचार इस हल्द्वानी शहर में किया। इस प्रकार बहुत से काम है। एक आपने गोला नदी नाम सुना होगा, जोशी जी यहीं गए, इनको पता होगा। तो गोला नदी का जो नाम है तो गोला नहीं है, उस नदी का नाम है गार्गी नदी, और उसकी महत्ता उतनी है जितनी की गंगा मैया की है। और ये महत्ता उस दिन मुझे पता चली जिस दिन मैंने अपना व्रतपन किया। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, तो पिताजी ने कहा मैं जाने वाला हूँ भाई, ये कोड़े जाना चाहिए, तो आप ऐसा करो अपना व्रतपन कर लो।
तो पंडित जी से हमने पूछा हरिद्वार जाना, बोले कहाँ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हारे पास में गार्गी नदी बहती है। तो मैं उस नदी में गया तो उस दिन मुझे पता चला कि इसकी महत्ता क्या है। वो छोटा था, लेकिन अब जब मुझे मौका मिला तो हमने उस गार्गी नदी पे गार्गी आरती का प्रारंभ किया है। उसके लिए हम अभी आरती लिखवा भी रहे हैं। मैं वहाँ एक 2.5 करोड़ की लागत से हम एक जो घाट है उसको भी बनाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सुंदरता भी वहाँ पर बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके नेतृत्व में हल्द्वानी जो है और आगे विकास की राह बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिरजी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की और बताया है कि किस तरीके से मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है और हल्द्वानी का विकास आगे किस राह पे जाएगा। हल्द्वानी से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए।